Hello friends, welcome to Aneet Pendari's YouTube channel. Today we will be discussing theory part of friction. फ्रिक्शन ये मैकेनिक्स के सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट है. पहला पार्ट थ्योरी वीडियो ऑन ट्रस अपन ने देखा. ट्रस के एनालिसिस बाय मेथड ऑफ जॉइंट फॉर सिंपली सपोर्टेड ट्रस, कैंटिलीवर ट्रस, दोनों के प्रॉब्लम्स भी वी डिस्कस्ड ऑफ, उसके भी वीडियोस. टुडे we will be discussing things regarding second part of second unit जो बेसिकली कवर करता है फ्रिक्शन को, डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन को, फ्रिक्शन कर्व को, स्टैटिक फ्रिक्शन को, डायनामिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, कोन ऑफ फ्रिक्शन, कूलम्स लॉज ऑफ फ्रिक्शन, बेल्ट फ्रिक्शन एंड वेज फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इस टॉपिक पर कम से कम 5 MCQ क्वेश्चंस मिल सकते हैं. टॉपिक इम्पोर्टेंट है और पूरा इस वीडियो में कवर हो रहा है. फ्रिक्शन बेसिकली है क्या? तो इट इज डिफाइंड एज द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस exerted by one body over the other when the second body moves or tends to move over the first body. जब दूसरी बॉडी पहले बॉडी पे मूव करती या टेंडेंसी ऑफ मोशन रखती, उस समय सरफेस रफनेस के वजह से जो रेजिस्टेंस ऑफर होता उसको बोलते फ्रिक्शन. फ्रिक्शन ये मोशन को अपोज करने वाला रहता, इसलिए इसको रिटार्डिंग फोर्स बोलते. इट ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट एंड पैरेलल टू द पाथ ऑफ मोशन. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? तो इट इज द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस exerted by one body over the other body when the second body has tendency to move over the first body. एक्चुअल मोशन तो नहीं होगा पर टेंडेंसी ऑफ मोशन होगी, दैट इज व्हाट स्टैटिक फ्रिक्शन is. डायनामिक फ्रिक्शन में इट इज द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस exerted by one body over the other when the second body moves actually over the first body. इसी को काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते. फ्रिक्शन कर्व या थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन को अगर देखते हैं, फ्रिक्शन ग्राफ को देखते हैं, तो व्हाट वी से इज, कोई एक ब्लॉक कंसीडर करते हैं. कंसीडर अ ब्लॉक ऑफ वेट W placed on rough horizontal plane. Let P be the external force, N normal reaction, and F is the frictional force that is being generated because of roughness of surface. Now, if we plot a curve, अगर एक कर्व प्लॉट करे between frictional force along y-axis and applied force along x-axis, तो इनिशियली जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, बॉडी को कोई टेंडेंसी ऑफ मोशन नहीं रहती, यानी जब P 0 रहता तो F भी 0 रहता. एज वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स P गोज ऑन इंक्रीजिंग, P एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग P अगर बढ़ता चला जाए तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता चला जाता एंड इट फॉलोज अ स्ट्रेट लाइन अप टू पॉइंट A. देखो इस कर्व में A तक स्ट्रेट लाइन जा रही है जैसे जैसे फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ रहा है. वही कर्व रिपीट करते हैं, उसी को आगे पढ़ते हैं कि व्हाट ऑकर्स इज एट पॉइंट ए पर अप्लाइड फोर्स की थोड़ी सी भी वैल्यू बढ़ जाती है. इफ द वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स इंक्रीजेस अ बिट एट पॉइंट ए, then the motion starts off. Surprisingly frictional force थोड़ा सा कम होता और फिर it then remains constant throughout irrespective of value of force P. पॉइंट ए वो पॉइंट है जहां बॉडी ऑन वर्ज ऑफ मोशन है, मोशन जस्ट स्टार्ट होता, तो पॉइंट ए को अपन बोलते लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स या मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स. ए पॉइंट पर बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ मोशन है, पूरे कर्व में ए पर का फ्रिक्शन सबसे ज्यादा है, तो ए को बोलते लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम फ्रिक्शन. ए तक के फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन, ए के बाद वाले फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन. ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन रहता, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N. एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसको आगे जाके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते, उसको इंट्रोड्यूस करते सो एज टू गेट द रिलेशन F इज इक्वल टू म्यू इनटू N. F क्या है? तो F फ्रिक्शनल फोर्स है, म्यू क्या है? तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है,
और n क्या है, तो नॉर्मल रिएक्शन। व्हाट एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज, एक डेफिनेशन देखते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को फाई से डिनोट करते हैं। इस डायग्राम में देखो, अगर कोई ब्लॉक ऑफ वेट W है तो n नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन यानी क्या, परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहता, नॉर्मल टू द सरफेस रहता, इसलिए n से डिनोट करते। P एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है, F फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो रहा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे, जस्ट लाइक RX RY, और इनका अपन रिजल्टेंट निकाल सकते। इन दोनों का रिजल्टेंट, नॉर्मल का और फ्रिक्शनल फोर्स का, जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाता उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स विथ द नॉर्मल रिएक्शन व्हेन द बॉडी इम्पेंड्स इट्स मोशन। जब कोई ब्लॉक, कोई बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ मोशन है, उस समय का फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट बनेगा, उसका एंगल जो नॉर्मल के साथ होता, उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस डायग्राम से और थोड़ा आगे जाते हैं, तो ये अगर मोशन इंपेंड होने वाला फोर्स है तो वो F max हो जाएगा, देन दिस विल बी योर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। हॉरिजॉन्टली ये साइड और R पर की साइड अगर क्लोजिंग देते हैं तो tan phi क्या होता है, तो यहां अगर आप इमेजिनरी साइड कंसीडर करते हो तो इट विल बी सेम एज F max। tan phi होगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट F अपॉन n। फ्रिक्शनल फोर्स को आप म्यू इंटू n लिख सकते हैं अपॉन n, n कैंसल होगा, tan phi विल बी इक्वल टू म्यू। इसका मतलब क्या हुआ, तो टेंजेंट रेशियो ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन का tan ले लिया जाए तो वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाता, प्रोवाइडेड उस स्टेज पर बॉडी शुड बी इंपेंडिंग मोशन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू, तो इट इज द रेशियो ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन व्हेन द बॉडी इंपेंड्स इट्स मोशन। जब बॉडी मोशन इंपेंड करती तो फ्रिक्शनल फोर्स F max रहता, तो F max अपॉन n इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं रहता, इट हैज नो यूनिट। फिर कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, तो इट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अपन ने कर्व ऑफ फ्रिक्शन में देखा था कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स पूरे मोशन में कांस्टेंट रहता, और उसका रेशियो नॉर्मल रिएक्शन के साथ लिया जाए तो उसको बोलते कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका भी कोई यूनिट नहीं रहता। उस कर्व में अपन ने देखा था कि पॉइंट ए पर जहां मोशन इंपेंड होता, वहां पर के फ्रिक्शन को मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। The frictional force at point A at which motion impends is the maximum frictional force or limiting frictional force. F max क्या होगा, तो mu into n। एक angle of repose, it is that maximum angle of inclination at which motion of block just impends। जहां मोशन जस्ट शुरू होता, ऐसा ज्यादा से ज्यादा एंगल, ऐसा बड़ा एंगल जहां मोशन जस्ट स्टार्ट होता, उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। देखो, लेकिन ये वो मैक्सिमम एंगल है जहां मोशन शुरू हो जाता। अगर मोशन शुरू हो जाए तो उसके ऊपर वाले एंगल अपने को नहीं चाहिए। दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। एक नोट या एमसीक्यू के हिसाब से याद रखना है कि अगर किसी ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पर रखते हैं और वो उस इंक्लिनेशन के वजह से मोशन शुरू कर रहा, तो वो स्टेज ऐसी रहती जहां एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों इक्वल रहते, बोथ आर इक्वल। Then next definition is cone of friction. Now if a block of weight W is placed, P external force apply कर रहा है, N normal reaction है, F जो है वो frictional force है, R resultant है नॉर्मल और फ्रिक्शनल फोर्स का जो एंगल फाई बना रहा नॉर्मल के साथ। अगर ऐसा ही मोशन लेफ्ट हैंड साइड में कंसीडर करो तो ऐसा ही फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा, ऐसी एक रिजल्टेंट रिएक्शन बनेगी जो नॉर्मल के साथ फाई इतना एंगल बनाएगी। और ऐसा अगर पूरे मोशन पूरे प्लेन में कंसीडर किया जाए
तो एक इमेजिनरी कोन सरफेस तैयार होता है, इसको बोलते हैं अपन कोन ऑफ फ्रिक्शन। एन इमेजिनरी कोन formed by numerous resultant reaction of frictional force and normal reaction by considering the motion of the body in all possible direction is called as cone of friction, is known as cone of friction। एक इमेजिनरी कोन है क्योंकि एक समय में मोशन एक ही डायरेक्शन में होगा। अगर ऐसा पूरे प्लेन में एज्यूम किया जाए तो वो जो सरफेस तैयार होगा रिजल्टेंट रिएक्शन आर के वजह से वो एक कोन की तरह दिखेगा, इसको अपन कोन ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे। वेज फ्रिक्शन। अब वेज बेसिकली कैसा रहता है कि रेक्टेंगुलर ब्लॉक के सारे फेसेस फ्लैट रहते हैं। अगर उस फ्लैट फेस को सेक्शन से कट किया जाए तो या तो ट्रायंगुलर सरफेस मिलेगा या ट्रापेजॉइडल सरफेस मिलेगा। तो अ वेज इज अ ट्रायंगुलर और ट्रापेजॉइडल क्रॉस सेक्शनल ब्लॉक एंड इज यूज्ड फॉर fastening or as a tightening device or for slight adjustment of heavy weights. The friction developed between block and wedge or between wedge and wedge is known as wedge friction. ये wedge या तो triangle के फॉर्म में रहेगी कुछ इस तरह, इसको बोलेंगे triangular wedge, या it can be in form of trapezium जिसको अपन trapezoidal wedge की तरह बोलेंगे। इसका एक सरफेस इंक्लाइन हो सकता है, दोनों साइड में भी इंक्लिनेशन मिल सकते हैं आपको। सरफेस इंक्लाइंड हो तो दैट इज व्हाट वेज इज ऑल अबाउट, व्हेन वेज फ्रिक्शन विल बी। अब कुलम्स लॉज ऑफ ड्राई फ्रिक्शन या लॉज ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। कुलम वाज साइंटिस्ट जिसने कुछ लॉज ऑफ फ्रिक्शन पुट फोर्थ किए और उसको बोलते कुलम्स लॉज ऑफ फ्रिक्शन या लॉज ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। पहला है कि फ्रिक्शन इज निग्लेक्टेड, रिएक्शन विल बी ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे सरफेस स्मूथ रहता था तो रिएक्शन लगती थी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वैसी रिएक्शन लगेगी अगर फ्रिक्शन निकले। फ्रिक्शन ये एक रिटार्डिंग फोर्स है जो हमेशा अपोजिट और पैरेलल टू द टेंडेंसी ऑफ पाथ ऑफ मोशन या एक्चुअल मोशन एक्ट होता है। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 0 से एफ मैक्स तक कहीं पर भी वेरी कर सकती। द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ऑकर्स when the body impends its motion and is equal to mu into n। F max या F limit जिसको अपन बोलते हैं वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स तभी ऑकर होता जब मोशन इंपेंड होता, मोशन होता। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज टेंजेंट रेशियो ऑफ mu is tan phi। फ्रिक्शन इट डिपेंड्स ऑन रफनेस ऑफ द सरफेस, जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन जनरेट होगा। यदि फ्रिक्शन होता है, if friction occurs, then the ratio of kinetic frictional force to the normal reaction is called as coefficient of kinetic friction, and the angle between the resultant of normal reaction and frictional force with normal reaction when the motion impends is called as angle of friction। नॉर्मली जब थ्योरी पेपर हुआ करते थे तो ये 3 मार्क के लिए पूछते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन, और मिनिमम 6 लॉज कंपलसरी है, 6 स्टेटमेंट्स तुमको लिखने हैं, कम ज्यादा एक आधा इधर उधर हो सकता। नाउ लेट अस हैव व्हाट बेल्ट फ्रिक्शन इज। वेज फ्रिक्शन अपन ने देखा कि वेजेस के बीच में, ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो वेज फ्रिक्शन होता है। उसी तरह द फ्रिक्शन डेवलप बिटवीन रोप एंड अ ड्रम और बेल्ट एंड अ पुली इज नोन एज बेल्ट फ्रिक्शन। मैथमेटिकली इसका रिलेशन ऐसा आता है कि T1 by T2 is always equal to e raised to power mu theta, e an exponential of mu theta। T1 क्या है तो टेंशन इन टाइट साइड, T2 is tension in slack side, mu is coefficient of friction and theta is angle of lap in radian। ऐसी कोई डायग्राम अगर देखते हैं तो T1 will be tight side, T2 will be your slack side। ये जो एंगल यहां बन रहा, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ लैप। एंगल ऑफ लैप क्या होता है तो इट इज द एंगल मेड बाय राउंडेड बेल्ट एट द सेंटर ऑफ द ड्रम। यहां से यहां तक जो बेल्ट एट द सेंटर ऑफ द ड्रम बना रहा उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ लैप। इसको थीटा से डिनोट करते, ये रेडियन में मेजर होता। ये क्वार्टर टर्न पे लैपिंग हो तो 90 डिग्री होगा, आधा सर्कुलर हो तो सेमी सर्कुलर हो तो 180 डिग्री होगा, एक कंप्लीट टर्न हो तो 360 डिग्री होगा, 2 टर्न हो तो ट्वाइस ऑफ 360 डिग्री यानी 720 डिग्री भी हो सकता।
Remember one thing, don't forget to subscribe and press the like button of this video. देखो, these all videos are for your benefit. एग्जाम के समय MCQ पैटर्न के लिए आपके पास कुछ थ्योरी रहे, करेक्ट थ्योरी रहे, इसी में से आपको MCQ पैटर्न के पूरे क्वेश्चंस मिलेंगे. So better you write down this theory. The next video which will follow after this will be video of derivation of belt friction. वो जो रिलेशन अपन ने देखा था T1 by T2 equal to e raised to power mu theta, वो रिलेशन का डेरिवेशन है. फिर वीडियो ऑन theory of unit third unit deals with center of gravity of different shapes like rectangle, triangle, semicircle, quarter circle, isosceles triangle, then moment of inertia, product of inertia and principal moment of inertia. Share and subscribe my YouTube channel. If you have any difficulties, you can call me on my number. Thank you very much.